विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आदित्य कुमार गुप्ता, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, बीए तृतीय वर्ष की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको आपके बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित आधुनिक हिंदी कविता में जो रचनाकार हैं उनके संबंध में बताएंगे। इससे पहले हम आपको हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के विषय में कुछ चर्चा कर रहे हैं आपसे। विद्यार्थियों, आपने देखा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। प्रायः कमोबेश सभी विद्वानों ने इस नामकरण को स्वीकार किया है। ये ठीक है कि उनके समय विभाजन को लेकर के उनमें मत विभिन्नता मिलती है, लेकिन अंततोगत्वा ये 4 भाग जो हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के पाए जाते हैं। आपने बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है। आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का इतिहास आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित है, जो कि चतुर्थ यूनिट में आता है। उसकी हम वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ तो थोड़ी सी हल्की पृष्ठभूमि बता करके पहले यूनिट में आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, भारतीय सांस्कृतिक गौरव परंपराओं के कवि माने जाते हैं, उनके द्वारा लिखित द्वापर में से जो विद्वता काव्यांश है उसके विषय में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम आपको आधुनिक काल की हल्की सी पृष्ठभूमि बताते हैं, जिससे आपको ये सब समझने में सुविधा रहेगी। हिंदी साहित्य में आधुनिक काल भारतेंदु युग से प्रारंभ होता है। प्रायः सभी विद्वानों ने भारतेंदु के समय से आधुनिक काल माना है। उसके पीछे मुख्य रूप से कारण यह है कि इस समय से पूर्व, यानी भारतेंदु का समय 1850 के बाद माना जाता है, आसपास माना जाता है 1857। तो इससे पूर्व जो रचनाएं लिखी जाती थी वे पद्य में लगभग होती थी, यद्यपि गद्य में भी लिखा गया है, बहुत कम, ना के बराबर। और इन रचनाओं में अधिकतर श्रृंगार की प्रधानता रहती थी। वीर या अन्य रस जो है वह कम होते थे। श्रृंगार में सर्वाधिक लिखा गया और पद्य में लिखा गया। लेकिन भारतेंदु के समय से, भारतेंदु युग से 2 परिवर्तन हुए। एक तो पद्य का स्थान धीरे धीरे गद्य लेने लगा, यानी इसमें इस युग में पद्य में भी लिखा गया और गद्य में भी लिखा गया। गद्य में भी एक और परिवर्तन हुआ कि इससे पूर्व ब्रज भाषा में लिखा जाता था। ब्रज भाषा क्षेत्रीय भाषाओं में लोग लिखा करते थे साहित्यकार, लेकिन सामान्यतः अधिकांश ब्रज भाषा में ही लिखा गया। लेकिन अब भारतीय युग से धीरे धीरे खड़ी बोली में गद्य में लिखना प्रारंभ। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पूर्व केवल पद्य में लिखा जाता था। भारतेंदु के समय से, जिसमें भारतेंदु ने स्वयं प्रयास किया कि पद्य के अतिरिक्त हिंदी की अन्य भी कई गद्य विधाएं अस्तित्व में आई, जैसे नाटक, कहानी, निबंध, एकांकी, संस्मरण, आत्मकथा इत्यादि। क्योंकि भारतेंदु स्वयं एक पत्रकार थे, उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया था
और उन्होंने बड़े अच्छे निबंध भी लिखे हैं। तो भारतेंदु ने स्वयं लिखे गद्य और अपने समकालीन जो रचनाकार थे उनको भी गद्य में लिखने के लिए प्रेरित किया और इस युग में पर्याप्त खूब निबंध लिखे गए। यद्यपि ठीक है कि इस युग में जो निबंध लिखे गए हैं उन निबंधों में वो परिपक्वता नहीं है जो आगे चल के प्रेमचंद के युग के बाद से आती है या आचार्य शुक्ल के हाथों पहुंचकर जो निबंध में परिपक्वता आती है, जो प्रौढ़ता आती है, वो नहीं है, लेकिन एक शुरुआत हो गई थी। और ये शुरुआत भारतेंदु और उनके सहयोगी लेखकों ने की। निबंध लिखे गए, कहानियां लिखी गई, नाटक लिखे गए, एकांकी लिखी गई। तो इस तरीके से हिंदी साहित्य के इतिहास में एक ये जबरदस्त मोड़ आया और यही कारण है कि यहाँ से इसको आधुनिक काल कहा जाता है, क्योंकि आधुनिक प्रवृत्तियां इस काल के साहित्य में दिखाई देती है। एक बात का और परिवर्तन हुआ, वो ये कि इससे पूर्व जो रचनाकार थे, जैसा मैंने आपको बताया कि श्रृंगार में लिखते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे राजाओं को खुश करने के लिए श्रृंगार में, या श्रृंगारेतर विषय भी लिए तो उन्होंने उसका बढ़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं किया। लेकिन भारतेंदु के समय में और उसके बाद कविता या गद्य के वो विषय बने जो आम जनजीवन से जुड़े हुए थे। एक शब्द में कहें तो समाज के लोगों की जो समस्याएं थी, समाज के लोगों की जो परेशानियां थी, यानी समाज के लोग जिन परेशानियों का सामना कर रहे थे, उनके आए दिन के जीवन में जो दिक्कतें थी उनको केंद्र में रखकर या उनको ध्यान में रखकर रचनाएं लिखना जो है इस काल के रचनाकारों ने आरंभ किया। यद्यपि ये ठीक है कि रचनाकारों पर भी रीतकालीन लोगों की छाप है हल्की सी, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा इनमें परिवर्तन आया। और परिवर्तन इस रूप में था, इन्होंने उस जनता की तरफ भी देखा, उस आम जनता की तरफ भी देखा जो नाना प्रकार की समस्याओं से जूझ रही थी। और यही कारण है कि चूंकि आधुनिक युग में एक तो साहित्यकारों ने हिंदी के विभिन्न रूपों में लिखना प्रारंभ किया और इसके साथ ही गद्य को प्रश्रय दिया। यही कारण है कि तेजी से हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियों में क्या है, अंतर है। इसीलिए आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास को विद्वानों ने कई अवान्तर भेदों में विभाजित किया है। भारतेंदु जो सामान्यतः 1857 से लेकर के 50 से लेकर के 1903 तक माना जाता है। फिर द्विवेदी युग के पश्चात छायावाद युग, छायावाद के पश्चात प्रगतिवाद युग, फिर प्रयोगवादी कविता, फिर नई कविता, फिर समकालीन कविता आदि, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता आदि। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतेंदु अपने में एक व्यक्ति होकर के युग थे और इसलिए कि उन्होंने साहित्य भी निबंध उन्होंने लिखे, नाटक उन्होंने लिखे, एकांकियां उन्होंने लिखी, तो पद्य उन्होंने लिखा, तो उन्होंने साहित्य भी विपुल मात्रा में लिखा है और समकालीन रचनाकारों को प्रेरित करके लिखवाया है। भारतेंदु के पश्चात सन 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी, यही एक व्यक्ति होकर के युग थे, उनका साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण होता है और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला 1903 और सरस्वती पत्रिका के संपादन के साथ साथ उन्होंने तत्कालीन साहित्यकारों को हिंदी में, खड़ी बोली हिंदी में और शुद्ध हिंदी में लिखने के लिए प्रेरित किया। इससे पहले रचनाकार जो लिखते थे, ऐसा नहीं है कि गलत लिखते थे, शुद्ध हिंदी में लिखते थे, लेकिन व्याकरणिक जो त्रुटियां थी रह जाती थी, वो भाषा में परिमार्जन नहीं था, भाषा में प्रांजलता नहीं थी, भाषा में परिष्कृतपन नहीं था जैसा होना चाहिए था। और यही कारण है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के माध्यम से निरंतर रचनाकारों को शुद्ध परिष्कृत भाषा में एक प्रकार से मानक हिंदी में लिखने के लिए। दूसरा,
द्विवेदी जी ने एक काम और किया कि प्रायः साहित्यकार रामायण के, महाभारत के उन्हीं पात्रों पर लिखा करते थे जिन पर संस्कृत आचार्य ने बहुत लिखा है। रामायण में अगर उन्हें लिखना था तो राम पर, लक्ष्मण पर, या महाभारत पे लिखना है तो श्री कृष्ण इत्यादि पर, या गौतम बुद्ध पर, आदि आदि। लेकिन महावीर साहब द्विवेदी ने इन पौराणिक पात्रों में भी जो पाए ऐसे पात्र जो महत्वपूर्ण तो बहुत थे, जिनका त्याग बहुत है, लेकिन साहित्यकारों की नजर उनकी ओर नहीं गई, उपेक्षित रहे, तो ऐसे पात्रों की ओर लिखने के लिए प्रेरित किया। और यह कहा जाता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रेरित होकर के ही मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा था, और जिसमें रामायण के पात्रों में उपेक्षित उर्मिला को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, उर्मिला के व्यक्तित्व को रेखांकित किया है, क्योंकि उर्मिला का व्यक्तित्व उच्च, उदार और महान है। उसका त्याग बहुत है। वो 14 वर्ष तक निरंतर लक्ष्मण के, अपने पति लक्ष्मण के जाने के बाद निरंतर साधना करती रही, और उसने अपना पूरा यौवन साधना की अग्नि में समर्पित कर दिया। तो इसलिए उसके त्याग को, उसके औदार्य को नकारा नहीं जा सकता। ये ठीक है कि इससे पूर्व के कवियों का ध्यान नहीं गया, लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला को केंद्र में रख करके साकेत लिखा। विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त झांसी में चिरगांव के रहने वाले थे। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध द्वापर है, यशोधरा, साकेत, विष्णुप्रिया आदि, भारत भारती। भारत भारती उनकी बहुत अधिक प्रसिद्ध रचना हुई है। भारत भारती की कविताएं तो उस समय के आजादी के दीवाने गाकर सड़कों पर निकला करते थे। मैथिली गुप्त ने उसमें लिखा है, भारत भवन में आर्य जन जिनकी उतारे भारती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है द्वापर। उस द्वापर काव्य जो महाभारत की कथा को आधार पर लेकर के लिखा गया है, लेकिन उसे मैथिली शरण गुप्त ने आधुनिकता की पृष्ठभूमि पर लिखा है। आधुनिक समाज की ज्वलंत समस्याओं को बड़ी संजीदगी से उठाया है, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त भारतीय गौरव, भारतीय इतिहास और भारतीय जो महान परंपराओं हैं उनको दृष्टि जरूर रखते थे। उनका आधार अवश्य था, लेकिन उनकी निगाहें वर्तमान पर रहती थी, उनकी दृष्टि वर्तमान पर रहती थी। यही कारण है कि उन्होंने अपनी रचनाओं में वर्तमान की समस्याओं को उठाया और उनके समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया। यानी अतीत पर खड़े होकर के भी वो वर्तमान की ओर देख रहे थे, भविष्य की ओर देख रहे थे। यही कारण है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रीय कवि के रूप में माना जाता है, और उन्हें भारतीय संस्कृति का आचार्य कहा जाता है। आप भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं का पुनराख्याता आचार्य कहा जाता है, कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपराओं को वर्तमान कालीन संदर्भ में पुनः प्रतिष्ठित किया है। इसमें आपका एक काव्यांश है विद्रता। विद्रता एक नारी पात्र है, और इस नारी पात्र के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय समाज में नारी को उपेक्षित देखा जाता था, नारी को बराबर के अधिकार नहीं दिए गए, पुरुष की मनमानी चलती थी, पुरुष जैसे चाहे वैसे नारी को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता था। वो चाहे तो पुरुष होने के नाते सब कुछ कर सकता है, लेकिन नारी अगर बिना पूछे कुछ करती है तो 50 प्रश्न खड़ा कर देता है, और वो नहीं तो मानव समाज भी उसके सामने कई प्रश्न लेकर के आ जाता है। इन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने विद्रता लिखी है। विद्रता का अर्थ होता है तिरस्कृता, यानी जिसको तिरस्कार कर दिया है, जिसको पकड़ करके जिसको निकाल दिया है, जिसको अपमानित किया गया है, ऐसी है।
इसमें एक विद्वता है। वह एक दिन महर्षि संदीपनी के आश्रम में अध्ययन कर रहे कृष्ण और बलराम, जो कि महर्षि संदीपनी का आश्रम में विद्याध्ययन करते हैं और वहीं पर भिक्षाटन करते हैं, आश्रम में रहते हैं। एक दिन विद्वता खाना बना करके उन दोनों को आश्रम में जाकर के, आश्रम जो वन में स्थित है उसमें जाकर के उन्हें खाना खिला आती है। और जब खाना खिला करके आती है तो विद्वता का पति पुरोहित है, जो पौरोहित्य कर्म करता है, पढ़ा लिखा है, समाज में इसकी एक विशेष प्रतिष्ठा है, जो धर्म का नियामक माना जाता है, जो धर्म की व्याख्या करता है, जो लोगों को दिशा निर्देश देता है। वो ऐसा पुरोहित जब विद्वता लौट के आती है तो उससे कहता है कि नहीं, तुम घर में नहीं घुसोगी, तुम्हें बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि तुमने मेरी बिना आज्ञा के, मुझसे बिना पूछे तुम घर से गई और तुम उन दोनों को, बलराम और कृष्ण को, जो परपुरुष हैं, उनको तुम भोजन करा के आई हो, इसलिए अब तुम घर में नहीं रह सकती। वह विद्वता को घर से बाहर निकाल देता है और यही नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से उसके चरित्र पर भी प्रश्न खड़ा करता है, क्योंकि वो कृष्ण और बलराम को छैल छोकरा इत्यादि शब्दों से संबोधित करता है। विद्वता क्या करे, क्योंकि वो समाज ऐसा है, वो तत्कालीन समाज की स्त्रियां ऐसी हैं जिसमें नारी कुछ बोल नहीं सकती, नारी कुछ कह नहीं सकती, नारी को केवल सहना ही सहना है। लेकिन विद्वता वो परंपरागत ऐसी नारी नहीं है जो केवल सहन करके चली जाए। ये ठीक है कि वो अपने पति का स्वागत करती है, अपने पति का सम्मान करती है, पति के प्रति उसके मन में समर्पण भाव है, क्योंकि वो परंपराओं से जुड़ी हुई नारी है। लेकिन उसमें एक आधुनिक बोध भी है, वो अपने अधिकारों को पहचानती भी है। इसलिए वो कह देती है कि तुम कह रहे हो तो मैं जाऊंगी जरूर, लेकिन जाते जाते मेरे कुछ प्रश्न हैं, उनका उत्तर तुम्हें देना होगा और तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुम मुझसे घर से बाहर जाने के लिए कह रहे हो, जबकि हम दोनों ने ही पवित्र अग्नि के वेदी के सामने खड़े होकर के विवाह के समय ये प्रतिज्ञा की थी कि हम साथ साथ रहेंगे और जो कुछ भी करेंगे सम दुख के, सुख दुख के संभागी होंगे। और उस विवाह जो पवित्र अग्नि के समय हमने फेरे के समय शपथ ली थी, उसको तोड़ने का अधिकार हमें किसने दे दिया है? मैं अपने प्रश्नों का उत्तर चाहती हूँ। तो विद्यार्थियों, कल के कालांश में हम आपको उस विद्वता कविता का पाठ करेंगे और आपको ये बताएंगे विद्वता क्या प्रश्न करती है और उसका पुरोहित क्या उत्तर देता है। और आप देखेंगे कि विद्वता में एक आधुनिक नारी का स्वर सुनाई देता है, एक आधुनिक और शिक्षित नारी का स्वर सुनाई देता है, जो अपने प्रश्नों का जवाब चाहती है और जवाब पाकर वो संतुष्ट होना चाहती है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।